अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्री क्लैम्शिया और पीआईएच। ठीक है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने इसकी गाइडलाइन पढ़ी है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडिशनल पॉइंट्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना गाइडलाइन की समरी शेयर करूंगी। सबसे पहले पॉइंट आ जाता है इंट्रोडक्शन का। वुमेन हु आर हाइपरटेंसिव एंड प्रेग्नेंट मस्ट बी सब डिवाइड इंटू दिस क्रॉनिक हाइपरटेंशन एंड पीआईएच और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जो पीआईएच है इसको फर्दर उन्होंने सब डिवाइड किया है नॉन प्रोटीन्यूरिक पीएच और प्री क्लैम्शिया के अंदर। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि क्लैम्शिया हैज़ एन एस्टिमेटेड इंसिडेंस ऑफ यूके 26.8 पर 100,000 मैटरनिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी फ्रॉम हाइपरटेंसिव डिजीज़ अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 60,000 डेथ्स पर ईयर। अब इन्होंने ये जो है ना बताए हैं कि प्री क्लैम्शिया के साथ पेरीनेटल मोर्टेलिटी का रिस्क इंक्रीज़ हो गया, आईयूजीआर का स्पेशली अर्ली ऑनसेट आईयूजीआर प्लेसेंटल अबडक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो है आइट्रोजेनिक प्री टर्म बर्थ का रिस्क ज़्यादा हो जाता है और 15% ऑफ ऑल प्री टर्म बर्थ वर अप टू क्वार्टर ऑफ वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। और अडल्ट लाइफ में जाके हाइपरटेंशन का, हार्ट डिसीज़ का, डायबिटीज़ का, लर्निंग डिसेबिलिटी और लो आईक्यू हो जाता है पेशेंट का। और द बेबीज़ और द वुमेन हु हैव इक्लैम्शिया एट द टर्म ऑफन हैव नॉर्मल बर्थ वेट, कि यानी जो टर्म पे इक्लैम्शिया आता है उनके बेबीज़ बिल्कुल नॉर्मल वेट ही होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताई हैं जी क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन, वो इस टेबल के अंदर सारी बताई हैं। ये है जी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ हाइपरटेंशन इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें इन्होंने गेस्टेशनल हाइपरटेंशन को डिवाइड किया है 3 क्लासेस में, जिसमें गेस्टेशनल हाइपरटेंशन विदाउट प्रोटीन यूरिया, गेस्टेशनल प्रोटीन यूरिया विदाउट हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल प्रोटीन यूरिक हाइपरटेंशन जिसको प्री क्लैम्शिया कहते हैं। क्लास बी में आ जाती है क्रॉनिक हाइपरटेंशन बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है, जो उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन में डिवाइड किया है। विदाउट प्रोटीन यूरिया क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्री क्लैम्शिया, न्यू ऑनसेट प्री प्रोटीन यूरिया। और थर्ड है अनक्लासिफाइड हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया, और फोर्थ है क्लैम्शिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती हैं डेफिनेशन हाइपरटेंशन द प्रेगनेंसी में डायस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 110 मिलीमीटर मर्करी ऑन 1 ओकेजन और डायस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 90 मिली मर्करी ऑन 2 और मोर ओकेजन 4 आवर अपार्ट, ये डायस्टोलिक बीपी है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया जो है ना 24 आवर क्वान्टिफिकेशन ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर 24 आवर टू क्लीन कैच मिड स्ट्रीम और कैथेटर स्पेसिफन ऑफ द यूरिन ग्रेटर देन 4 आवर अपार्ट विद 2+ ऑन रीजन स्ट्रीप। ठीक है, तो इसमें ये क्राइटेरिया जो है ना गाइडलाइन के अंदर चेंज हो गया है, क्योंकि उन्होंने 1+ के ऊपर ही कहा है कि आपने क्वांटिफिकेशन करनी है, और क्वांटिफिकेशन का मेथड भी ये 24 आवर वाला नहीं यूज़ होता। अब एल्ब्यूमिन टू प्रोटीन रेशो या प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशो यूज़ हो रही है। नेक्स्ट आ जाती है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में स्ट्रॉन्ग फैमिलियर प्री डिस्पोजिशन होती है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री आइदर मदर और सिस्टर में इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्री क्लैम्शिया 4 to 8 फोल्ड। ठीक है, इसमें इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना वो नेक्स्ट इस ग्राफ के अंदर शो की हुई है। इसमें ये होता है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, फॉल्टी इंटरप्ले बिटवीन इन्वेडिंग ट्रोफोब्लास्ट एंड डिसीडुआ, यानी ट्रोफोब्लास्ट की डिफेक्टिव इन्वेजन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू फीटो प्लेसेंटल यूनिट होती है। और इसके बाद जो है ना सर्कुलेटिंग फैक्टर रिलीज़ होते हैं, एंडोथेलियल सेल की ऑल्ट्रेशन हो जाती है, एज एट द रिजल्ट हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और आईयूजीआर हो जाता है। और कौन कौन से फैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, यह सोलुबल FLT1 और सोलुबल एंडोगोलिन। ठीक है, ये 2 फैक्टर हैं जो कि वेजफ वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और प्लेसेंटल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की जगह पे ये इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये डिक्रीज़ हो जाते हैं। ये मोस्टली जो है ना प्री क्लैम्शिया के पेशेंट के अंदर ही होते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने यही बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले जो है ना स्क्रीनिंग करनी है प्री क्लैम्शिया वाले पेशेंट की। उसमें आपने हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री के ऊपर आपने क्या फैमिली हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि फैमिली हिस्ट्री के साथ 4 to 8 फोल्ड रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 पे आपने पैटर्नल एंटीजेंस को देखना है, क्योंकि वुमेन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं ना उनको अगर मिसकैरेज और टर्मिनेशन हो जाए तो उनके अंदर रिस्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके अंदर एंटीजन चली गई पैटर्नल, तो बाद में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो उनके अंदर रिस्क जो है कम हो जाता है। लेकिन अगर न्यू पार्टनर उनका नेक्स्ट टाइम होगा तो उनका रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन भी जो है ना रिस्क को कम कर देते हैं। टीन एज मदर एंड प्रेगनेंसी कंसीव बाय डोनर इंसेमिनेशन, ये सब कुछ इंक्रीज़ कर देता है रिस्क प्री क्लैम्शिया का। मेडिकल डिसऑर्डर क्रॉनिक हाइपरटेंशन, GDM, ओबेसिटी, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, मल्टीपल प्रेगनेंसी,
मोलर प्रेगनेंसी, हाइड्रोप्स फिटाइला, मिरर सिंड्रोम, ट्रायसोमी, ये सारे जो है ना रिस्क इंक्रीज़ कर देते हैं प्री क्लैम्शिया का। वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ प्री क्लैम्शिया पार्टिकुलरली रिक्वायर्ड डिलीवरी बिफोर 37 ऑल हैव अबाउट 20% चांस ऑफ डेवलपिंग प्री क्लैम्शिया अगेन, यानी रिकरेंस इसकी जो है ना 20% तक है अगर डिलीवरी पहले जो है ना 37 वीक से पहले हुई है। नेक्स्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाते हैं ना वो है बायोफिज़िकल टेस्ट। बायोफिज़िकल टेस्ट में जो रेज़ बीपी मेजर करने का तरीका, एक तो ऑटोमेटेड डिवाइस आ गए हैं, उसके बाद अदर हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, रोल ओवर टेस्ट, एंजियोटेंसिन टू सेंसिटिविटी टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट जो है ना अब ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं है क्योंकि ये इन्वेसिव है। हम आजकल यूज़ कर रहे हैं डॉपलर एनालिसिस। डॉपलर एनालिसिस में क्या है कि इन द प्रेग्नेंट वुमेन इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री क्लैम्शिया देयर इज़ परसिस्टेंस ऑफ रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस सर्कुलेशन विद नॉचिंग, यानी हमें डॉपलर के ऊपर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर के ऊपर जो है ना नॉचिंग मिलती है। 20 वीक गेस्टेशन, हाई रिस्क पॉपुलेशन, अप्रॉक्सिमेटली 1 in 5 वुमेन विल हैव डेवलप्ड प्री क्लैम्शिया इफ शी हैज़ एन एबनॉर्मल वेव फॉर्म। द प्रेडिक्टिव वैल्यू इज कंसिडरेबली ग्रेटर एट 24 वीक्स। ठीक है, अगर 20 वीक्स पे आपको एबनॉर्मल वेव फॉर्म मिलता है तो 24 वीक्स पे प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है डॉपलर की ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में जो प्लाज्मा वॉल्यूम और हीमोग्लोबिन है ये वीक एसोसिएशन होती है, पुअर प्रेडिक्टर हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड और प्लेटलेट जो हम क्रोनिक हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में मेजर करते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं सुपर इम्पोज प्री क्लैम्शिया को। ठीक है, इसके अलावा एचसीजी है, अल्फा फीटोप्रोटीन है, लो पैप एसोसिएट विद हाई रिस्क ऑफ प्री क्लैम्शिया इन द लेटर प्रेगनेंसी। urinary excretion of calcium, microalbumin, prostacyclin metabolite, urinary alkaline creatinine ratio, and could be clinically useful perhaps by combining endothelial and placental marker of the disease। ये सारे biochemical markers हैं। ठीक है, SFLT1 और placental like growth factor has been used to ratio enhance prediction with the better prediction, लेकिन ये अभी clinical practice में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ प्रोफाइलैक्सिस। एस्पिरिन, कैल्शियम, फिश, मैग्नीशियम, जिंक एंड रुबाब, ये सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एस्पिरिन जो है ना ये COX-2 इनहिबिटर है। इसके बारे में ये लिखा है कि द लो डोज एस्पिरिन रिजल्ट इन 10% रिडक्शन इन द रिलेटिव रिस्क ऑफ बोथ प्री क्लैम्शिया एंड सीरियस एडवर्स आउटकम। ठीक है, इसलिए इन पेशेंट्स को जो है ना 75 से लेके 150 mg तक जो है ना एस्पिरिन आपने बिफोर आफ्टर 12 वीक्स अनटिल बर्थ तक स्टार्ट करनी होती है जो हाई रिस्क होते हैं। ठीक है, तो आपने जो हाई रिस्क यही लिखा हुआ है जो हाई रिस्क है उनमें सीरियसली कंसीडर करनी है एस्पिरिन। कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी जो है ना रिड्यूस करते हैं रिस्क को 52% तक, जो हाई रिस्क होते हैं उनके अंदर 78% तक रिड्यूस करते हैं और जिनके अंदर लो कैल्शियम इंटेक होती है उनके अंदर 64% तक रिड्यूस करते हैं। फ़िश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन A2 को, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन C और ये इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है मटर्नल और फीटल असेसमेंट। मटर्नल में सबसे पहले तो आपने अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर लेना है। नंबर 2 पे फिर आपने उसका जो है ना ब्लड प्रेशर असेस कर देना है। ब्लड प्रेशर कैसे असेस करना है कि हमारे पास अप्रोप्रिएट साइज़ कफ होना चाहिए 23 × 12 सेंटीमीटर का, क्योंकि अंडर कफ से भी आप ओवर डायग्नोस कर सकते हो हाइपरटेंशन को। इसके अलावा जो है ना आपने क्रोटोकोफ 5 साउंड यूज़ करनी है। ठीक है, और थर्ड पे आ जाता है ना यूरिन डिपस्टिक्स एनालिसिस। ठीक है, उसके अगर आपको 1+ प्रोटीन यूरिया आ जाता है ना तो आपने उसकी क्वांटिफिकेशन स्टार्ट कर देनी। न्यू गाइडलाइन कहती है कि जो 24 आवर क्वांटिफिकेशन आप यूज़ नहीं करनी है, आपने न्यू डिवाइस जो है ना ऑटोमेटेड डिवाइस यूज़ करनी है जैसे कि प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशो और एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट रिमोट फ्रॉम टर्म, यानी एंटीनेटल में आपने क्या क्या मैनेजमेंट करनी है। अर्ली ऑनसेट अगर प्री क्लैम्शिया हो जाता है ना तो उसमें IUJ और एब्रप्शन और फीटल डेथ का रिस्क होता है, इसलिए आपने फंडल हाइट मेजर करते रहना है। अल्ट्रासाउंड किस लिए कराना है, फीटल ग्रोथ के लिए, AFI के लिए, और अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर वेव फॉर्म करानी, ये डायग्नोसिस करवाना होता है। और इसके अलावा जो है ना ये आपने 2 वीकली रिपीट करना होता है। ठीक है, ये मज़ीद जो है ना डिटेल में आपको गाइडलाइन में पढ़ा दूँगी इसकी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये सारी जो है ना ऑर्गन सिस्टम आपने इनको ज़रूर जो है ना सॉर्ट आउट करना है कि जो प्लेटलेट है ना वो ग्रेटर दैन 50,000 तक सपोर्ट करते हैं हीमोस्टेसिस को। तो अगर लेस दैन 1 लाख आ रहे हैं ना प्लेटलेट तो इसका मतलब है कि डिलीवरी कंसीडर करनी है। हाइपोवोलीमिया रिजल्ट इन इंक्रीज हेमाटोक्रीट, इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन, और क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज़ को भी हमने चेक करना है। यूरिक एसिड डिजीज़ सेवेरिटी को शो करता है। रेज्ड यूरिया क्रेटिनिन का मतलब है कि लेट रीनल इन्वॉल्वमेंट हो रही है।
प्री क्लैम्शिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्री क्लैम्शिया कैन कॉज सब कैप्सुलर हीमाटोमा, लीवर रप्चर एंड हेपेटिक इन्फाक्शन एंड लीवर ट्रांसमाइनेज शुड बी मेजर। ठीक है, प्री क्लैम्शिया की वजह से सब कैप्सुलर हीमाटोमा बनता है, रप्चर हो सकता है और हेपेटिक इन्फाक्शन हो सकता है, इसलिए आपने ALT AST ज़रूर मेजर करने हैं। लेकिन आपने ये भी साथ याद रखना है कि इनकी जो है ना नॉर्मल रेंज 20% लोअर होती हैं देन नॉन प्रेगनेंट। इसके अलावा जो हेल्प भी डेवलप हो सकता है, हेल्प क्या होता है, स्वीयर वेरिएंट होता है प्री क्लैम्शिया का, इसमें होती है हेमोलिसिस, लो प्लेटलेट काउंट और एलिवेटेड लिवर एंजाइम होते हैं। AST ALT LDH अगर रेज होते हैं तो ये शो कर रहे होते हैं कि हेमोलिसिस हो रही होती है। ठीक है, इसी के बाद वो कह रहे हैं कि प्लेसेंटल लाइक ग्रोथ फैक्टर कैन यूज़ इन वुमेन विद सस्पेक्टेड डिजीज़ टू एक्यूरेटली डिटरमिन हु विल रिक्वायर डिलीवरी। ये बात वही है कि क्रोनिक हाइपरटेंशन वालों में अगर हम ये टेस्ट करवा लेंगे तो उससे हमें सुपर इम्पोज प्री क्लैम्शिया का पता चल जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए कंसीडर करने हैं क्योंकि ये सेफ़ हैं। स्टीरॉयड थेरेपी आप जो है ना हेल्प की रिकवरी के लिए भी दे सकते हैं और ये पोस्टमार्टम पीरियड में यूज़ होती है। बाकी जो ट्रीटमेंट है अपने मॉडरेट हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट जो है ना करना है और इसके अलावा जो सीवियर हाइपरटेंशन है उसको तो ट्रीट करना ही है ग्रेटर देन 160 110। जो इसकी डिलीवरी है ना वो गाइडलाइन के अंदर दी हुई है कि बिफोर 34 वीक्स आपने जो है ना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर देना है अगर क्लिनिकली इंडिकेटेड है डिलीवरी तो। उसके बाद 34 से लेकर 36 + 6 वीक्स तक आपने जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही देने हैं और 37 के ऑनवर्ड आपने 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना डिलीवरी करानी है। और जो अर्ली डिलीवरी की क्या क्या इंडिकेशन है कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन, डिटीरियोरेटिंग लिवर और रीनल फंक्शन, फॉल इन प्लेटलेट, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, नॉन रिएक्टिव CTG विद डिसेलरेशन और फीटल कंडीशन दैट इज़ क्लियरली डिटीरियोरेटिंग आफ्टर ऑफन वारंट डिलीवरी। अर्ली डिलीवरी, इन सब कंडीशन में अर्ली डिलीवरी करानी। नेक्स्ट ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेबर वार्ड की मैनेजमेंट है कि जो एंट्री क्राइटेरिया क्या क्या, क्लैम्शिया, सीवियर हाइपरटेंशन ग्रेटर देन 160 110, हाइपरटेंशन ग्रेटर देन 140/90 विद 2+ प्रोटीन यूरिया और ग्रेटर देन 3 ग्राम प्रोटीन यूरिया विद एडिशनल कॉम्प्लिकेशन सच एज हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, एपिगैस्ट्रिक पेन, क्लोनस, प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 lakh, AST ग्रेटर देन 50। वुमेन डाई एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सेरेब्रल हेमरेज और ARDS, यानी इसमें प्री क्लैम्शिया में डेथ होती है सेरेब्रल हेमरेज की वजह से और ARDS की वजह से। नेक्स्ट है इंट्रापार्टम जो ब्लड प्रेशर मोनीटरिंग है, उसमें आपने नॉर्मली 1 आवरली मोनीटरिंग करनी होती है, लेकिन सीवियर हाइपरटेंशन में एवरी 15 मिनट्स बाद मोनीटरिंग करनी होती है। मैप नीड टू गाइड द मैनेजमेंट एंड मैप में IV एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी आपने ग्रेटर देन 125 अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर है तो उस पर IV एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी देनी है। ठीक है, लेबिटल इज़ नाउ रिकमेंडेड अ फर्स्ट लाइन थेरेपी और नाइस गाइडलाइन एक रिजीम रिकमेंड की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर यहाँ से देखना है क्योंकि ये गाइडलाइन के अंदर नहीं लिखा हुआ। इसमें ये कि लेबिटालोल आपने ना IV बोलस देना है 20 mg का, मैप अगर ग्रेटर देन 125 मिलीमीटर मर्करी, और 10 मिनट के बाद आप 40 80 का बोलस अप टू 220 mg तक दे सकते हैं। ठीक है, जब वंस मैप लेस देन 125 हो जाएगा तो आपने इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देनी है 40 mg के हिसाब से और डबल करना है 30 मिनट में, अप टू आप 160 mg पर आवर के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, ये तो है लेबिटालोल का। लेकिन अगर लेबिटालोल इनफेक्टिव आप हाइड्रोलाजीन दे सकते हैं और थर्ड लाइन जो है ना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड या नोफेडिपिन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोलाजीन की क्या डोज है। IV बोलस 5 mg का देना है अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है ना 125 mg से ज़्यादा है, और फर्दर 5 mg का बोलस भी आप दे सकते हैं और अप टू 15 mg आप टोटल डोज दे सकते हैं। ठीक है, जब मैप 125 से कम हो जाएगा तो आपने इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देनी है 10 mg पर आवर के हिसाब से। ठीक है, और 30 मिनट के बाद डबल करते जाना है और 40 mg इसकी मैक्सिमम डोज है। कोलाइड शुड बी इन्फ्यूज प्रायर टू ट्रीटमेंट इफ़ द बेबी इज़ अंडर डिलीवर टू प्रोटेक्ट द यूरोप्लेसेंटर सर्कुलेशन, प्रिवेंट द हाइपोटेंशन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, यानी साथ साथ कोलाइड भी देते जाना है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैनेजमेंट का है क्योंकि ये पेशेंट प्रोन टू पल्मोनरी एडीमा होते हैं, रीनल फेलियर लेस कॉमन कॉज है। ठीक है, ओलिग यूरिया विदाउट राइजिंग सीरम यूरिया और क्रेटिनिन मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर प्रीक्लैम्शिया नॉट अ इंसिपेंट ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है, इसमें लिमिट फ्लूइड इनटेक आपने करनी है इन द फॉर्म ऑफ IV क्रिस्टलाइट अप्रॉक्सीमेटली 1 ml पर kg पर आवर के हिसाब से।
तो ओलिगोरिया अगर लेस दैन 400 ml पर 24 आवर है, रिक्वायर्ड नो ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें जो CVP का थ्रेशोल्ड है ना वो आपने लो रखना है। अगर CVP जो है ना वो ग्रेटर दैन 8 मिलीमीटर मर्क्यूरी है विद परसिस्टेंट ओलिगोरिया तो आपने डोपामिन स्टार्ट कर देनी है 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से। और इफ़ क्रेटिनिन और पोटाशियम रेज हो रहे हैं तो आपने हीमोडायलिसिस या हीमोफिल्ट्रेशन भी करवानी है अंडर द एडवाइस ऑफ रीनल फिजिशियन, ठीक है। डायूरेटिक्स वो कहते हैं टेम्परेरी इम्प्रूव करते हैं यूरिन आउटपुट को, लेकिन ये सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को कम कर देते हैं और एग्जैजरबेट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कर देते हैं। फ्रूजिमाइड शुड बी गिवन ओनली इफ देयर इज साइन ऑफ पल्मोनरी एडीमा, इन पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट केसेस पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं कि अगर CVP हाई है तो आप डोपामिन इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दो, क्रेटिनिन पोटाशियम हाई है तो आप हीमोडायलिसिस हीमोफिल्ट्रेशन करो, और फ्यूसिमाइड दे सकते हैं अगर स्वीयर पल्मोनरी एडीमा है और आपने स्वीयर केसेस में पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करनी। एंटी कन्वल्सन थेरेपी में मैग्नीशियम सल्फेट अप टू 8 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं और डाइज़ेपाम ऑल्टरनेटिव है 10 mg आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कि बेनिफिट्स मैग्नीशियम सल्फेट के क्या हैं कि लो नीड है मैटरनल वेंटिलेशन की नीड को कम कर देता है, लेस निमोनिया, लेस फ्यू और इंटेंसिव केयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र है और वेजोडाइलेटर है और इंट्रासेरेब्रल इस्कीमिया को कम कर देता है। इसकी 2 ग्राम लोडिंग डोज है और फिर उसके बाद इन्फ्यूजन 1 to 2 ग्राम पर आवर के हिसाब से देते हैं। टॉक्सिसिटी में एब्सेंट और पटेलर रिफ्लेक्सेस एब्सेंस हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, मस्कुलर पैरालिसिस और कार्डियक अरेस्ट है। एंटीडोट इसकी क्या है 10 ml और 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। इवन भी स्वीयर प्री क्लैम्शिया क्लैम्प्टिक फिट रेयर हैं, लेस दैन 1% है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट हाफ द रिस्क ऑफ क्लैम्शिया प्रोबेबली रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ, ठीक है। इसके अलावा ये रिड्यूस करता है सेरेब्रल पाल्सी इन द फीटस एंड रिकमेंडेड फॉर द रीजन अलोन इन ऑल प्री मेच्योर डिलीवरी प्रायर टू 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। एनेस्थीसिया में वो कहते हैं GA डेंजरस है, आप रीजनल ब्लॉक को कंसीडर करें। हाँ, तो प्लेटलेट काउंट अगर लेस दैन 80,000 है तो उसमें जो है ना वो आप फिर केयरफुली आपने करना है। केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड आर्टीरियल हाइपोटेंशन। PPH के लिए ध्यान जरूर करना है, लो थ्रेशोल्ड रखना है CVP के लिए। और पोस्टमार्टम केयर में ये है कि इनिशियल 48 आवर्स के अंदर जो है ना वो आपने इंटेंसिव मॉनिटरी करनी है। ब्लड प्रेशर जो है ना हाईएस्ट होता है 3 to 4 डेज़ में, तो आपने जो ड्रग्स है ना एंटी हाइपरटेंसिव उसको कहना है कंटिन्यू रखे, और जो ड्रग सेफ़ नहीं है जैसे कि मिथाइल डोपा है वो डिसकंटिन्यू कर देनी है। और सीवियर प्रीक्लैम्शिया वालों का आपने जो है ना इधर 6 to 12 वीक्स लिखा है, लेकिन गाइडलाइन में लिखा है कि 6 to 8 वीकली आपने जो है ना पोस्टमार्टम रिव्यू कराना है GP से फॉर द रीनल डिट्यूरेशन और लीवर फंक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर रिस्क के बारे में बताया कि वुमन विद प्री क्लैम्शिया 4-fold इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन, 2-fold इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एंड VT इवन आफ्टर 14 ईयर आफ्टर इंडेक्स प्रेगनेंसी, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क अप टू 6 month पोस्टमार्टम मे लीड टू अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क एंड द पोटेंशियल फॉर द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच।